उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ। सीएम धामी ने समिति के लिए किए गए निर्णयों को दी मंजूरी। कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में सीसी लाने की तैयारी पूरी। 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। बजट सत्र में बिल पास कराएगी धामी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी जल निगम के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में हुए शामिल। अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था किया रवाना। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। सीएम धामी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर धामी ने किया रवाना। शीतकालीन अवकाश के बाद आज से खुले स्कूल। अभी ठंड और कोहरा बरकरार। असमंजस में अभिभावक। एक और बागी नेता की भाजपा में वापसी। लोकसभा चुनाव से पहले योगेश राणा को मिली पार्टी की सदस्यता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर की जेके टायर्स कंपनी में कार्य करने वाले एक कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कर्मचारी के शव को उसके घर तक ले जाने की व्यवस्था नहीं किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने कार बहिष्कार कर दिया तथा फैक्ट्री के गेट पर इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर जेसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने मजदूर संगठन के लोगों से वार्ता कर दुर्घटना में मृतक बिहार निवासी मजदूर के शव को उसके घर तक भिजवाने की व्यवस्था कराई। आज एक जेके टायर फैक्ट्री में खानपुर में हूँ, लक्सर रोड पे। और यहाँ पर एक लड़का एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया था। तो 24 घंटे हो गए थे। तो बिहार का बच्चा था, उसको लाने जाने में इतना खर्चा था। तो फैक्ट्री वालों ने काफ़ी देर लगाई और यहाँ पर यूनियन सारी इकट्ठी थी। कई 100 लोग इकट्ठे थे, हज़ारों तादाद में लोग थे। 6,500 लोग काम करते हैं यहाँ पर। और फिर मैं भी आई और पिछले 1-2 घंटे से जद्दोजहद चल रही थी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया, हल्ला उल्ला किया। और बाकी जो यहाँ के पदाधिकारी थे और वो मैनेजमेंट से बात की है। अभी उन्होंने कहा भाई आप लोग आपसी खर्चा कर लो और मैनेजमेंट देगी पैसा, जो भी बिहार आने जाने का खर्चा होगा और वो डेड बॉडी लाने का। तो हम रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर प्लान तैयार करने और ऑटो रिक्शा में आपको बता दें फर्स्ट एड बॉक्स रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों की सहायता करने वालों को पुरस्कृत करने और हादसे के समय सहायता के वीडियो को प्रसारित करने को कहा, ताकि लोग भी सहायता के लिए प्रेरित हो सकें। तो ये दोनों तो इसमें सारे सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, पिछले साल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, दुर्घटनाओं के कारण क्या है, कौन कौन से वाहन हैं और उसमें वृद्धि हुई, कमी हुई, घायल कितने हुए, मौत कितनी हुई, ये सारा एक हम लोग अवलोकन करते हैं। और उसके अनुसार आगे की क्या क्या ब्लैक स्पॉट्स हैं और क्रश बैरियर्स हैं, रम्बलिंग स्ट्रिप्स हैं, क्या क्या होने हैं, उसके लिए वो सारी योजना इस बैठक में बनती है। उसके प्रस्ताव रखे जाते हैं और अवेयरनेस के लिए फ्लैग ऑफ भी गाड़ियों को किया जाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां फिल्म पंगा और ये चाहते हैं जैसे धारावाहिक में अपने अनोखे अभिनय से धमाल मचाने वाले बॉलीवुड के बाल कलाकार यज्ञ भसीन एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने वाले हैं। फिल्म में अनुपम खेर के साथ मेन एक्टर्स का रोल निभा रहे हैं। इस बार बाल कलाकार की छोटा भीम फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। लक्सर पहुंचे बाल कलाकार यज्ञ भसीन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
कि मैं एक दिन छोटा भीम देखते देखते खुद ही छोटा भीम बन जाऊंगा। और ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड की फीलिंग है और बहुत एक एक्साइटेड फीलिंग है कि मैं जिस कैरेक्टर को आइडलाइज करता था बचपन से, मैं वही कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और अनुपम सर और मकरंद सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और उन्होंने मुझे एक्टिंग करने में भी बहुत हेल्प की सीन्स में। और ये फिल्म शूट करने के लिए थोड़ी टफ थी, जो एक्शन सीन्स थे कमर दर्द हो जाती थी उसमें कर करके। बट हाँ, ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है पूरा शूट कर। शुरू करते हैं अगली खबर का। नैनीताल क्षेत्र में बारिश न होने के चलते जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते सप्ताह मनोरा रेंज के आलू खेत व नैना रेंज के बजून के जंगल में आग लगने के बाद अब बल्दिया खान वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के समीप ही जंगल में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल हुई। जानकारी के अनुसार बल्दिया खान क्षेत्र के जंगल में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग चीड़ के जंगल में फैल गई। जब आग की लपटें आसमान की ओर उठी तो हल्द्वानी रोड से आवाजाही करने वाले लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल निवास को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना मूल निवास के नौकरियां दी जाती हैं। कई भारतीयों में उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किए गए लोगों को भी आवेदन का अवसर दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को यह हक मिलना चाहिए। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल उठाते हुए बॉबी पवार ने कहा कि अभी भी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कुछ हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं, लेकिन पूरी तरह भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का ये मामला है और ये मूल निवास का जो मुद्दा है रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस प्रकार से 8 जनवरी 2024 को एक विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में साफ साफ ये लिख दिया गया है कि अगर आपके पास मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। किन शर्तों पर कर सकते हैं कि यदि आपने उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल और इंटर किया हो, तो ये तो कोई शर्त नहीं हुई। उत्तराखंड एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। खासकर देहरादून जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पर बाहर से आने वाले कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए खोला है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें चलती रही तो इस छोटे से प्रदेश में सीमित सरकारी नौकरियां हैं और उन नौकरियों पर भी जब हमारे लोगों का अधिकार नहीं रहेगा तो सारे विभागों में कौन लोग होंगे। आज तो ब्यूरोक्रेट्स, आप सचिवालय में जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार ब्यूरोक्रेट्स हावी की अगर बात की जा रही है तो ब्यूरोक्रेट्स हावी तभी हैं जब हमारे लोगों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कम से कम सारे तमाम उन बाधाओं को हटाकर, चाहे स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, सब हो, उसके आधार पर वहाँ मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उस आधार पर ही वहाँ नौकरी दी जाए। बाकी ग्रुप बी की बात, पीसीएस की बात करें तो जो योग्यता या रखता है, जो क्षमता जिसकी है, वो आकर पास करे, जैसा अन्य प्रदेशों में भी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के कुमाऊं कार्यालय में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें, भाजपा सदस्यता अभियान के संयोजक व पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले, लिहाजा भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जुड़ रहा था, विशेषकर सैनिक तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और आज भी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी का जुड़े हैं, विचारों से भी और सहयोग भी करता है।
आज जो लोग हमको सहयोग करते आए थे वो लोग विधिवत भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और धामी जी तथा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लोगों ने आज पार्टी आज 55 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है और ये तो केवल आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी और होना है और प्रत्येक विधानसभा में 200 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे चंदन सिंह जी जो इस जिले के संयोजक हैं और संयोजक खेमा जी और शाह जी, ये सब लोग भी इसकी तैयारी में लगे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में खनन कारोबारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला काफली गैर तहसील के पगना गांव से सामने आया है। पगना गांव में संचालित खड़िया पट्टे में हिस्सेदार तारा दत्त ने अपने वाहन चालक पवन नैनवाल को मेहनताना मांगने पर लोहे के छड़ से सिर पर वार करके लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। वर्तमान में पवन नैनवाल एम्स दिल्ली में भर्ती है। वहीं थाना झिरौली पुलिस ने हल्की मारपीट की धाराओं में कानून आपको बता दें मुकदमा दर्ज किया है, जबकि पीड़ित पवन नैनवाल पर लोहे के सरिये से सिर के पीछे वार किया गया है। पीड़ित पक्ष पवन नैनवाल ने घटना क्रम के वीडियो मीडिया में साझा किए हैं। उसके बाद फिर लोगों के सामने ये मामला आया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड बहुचर्चित रहा था। अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही अंकिता की मां सोनी देवी की स्वास्थ्य अब बिगड़ने लगी है। कुछ समय पहले ही न्याय की आस में अंकिता की दादी का निधन हो गया था। अब आपको बता दें खबर सामने आ रही है कि न्याय न मिलने से हताश सोनी देवी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सोनी देवी को खराब स्वास्थ्य के चलते जिला अस्पताल पौड़ी के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि उनकी पत्नी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। वहीं अस्पताल में भर्ती अंकिता की मां दिवंगत बेटी को अब तक न्याय न मिलने से हताश नजर आई। इसीलिए बीमार का निकाल क्योंकि जो ही मेरी मदद करते हैं सरकार उसको अपना निशाना बना देती है। यहाँ के पहले आशुतोष भाई की मिसेज का ट्रांसफर, फिर उनका मुकदमा, फिर अरनीश भाई की जो बहन है उनका ट्रांसफर उत्तरकाशी कर दिया। उसके बाद जो हमारे वकील हैं उनको अभी 1 रुपये की भुगतान नहीं किया, जबकि जो जितेंद्र रावत है जिन्होंने हमारे केस को खराब किया, सरकार ने न जाने कितने पैसे जितेंद्र रावत को दिए और जो हमारे सामने करते हैं सरकार। अवनीश नेगी जो है लोअर कोर्ट से जो हमारे केस को लड़ रहे हैं, जब हमने जितेंद्र रावत को उठाया तो हमने अवनीश नेगी जी को वहाँ पे अपना सरकारी वकील नियुक्त किया गया और आज डेट पर कम से कम 9-10 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी सैलरी नहीं दी। जबकि अवनीश नेगी जी इतने परेशान हैं, अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ और 7-8 बार वहाँ चंडीगढ़ भी जा चुके हैं, चंडीगढ़ से वापस आ रहे, इतने परेशान है वो। अंकिता का मम्मी सोनी देवी जी 3 दिन से हमारे हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये आई थी कंप्लेंट के साथ 3 दिन से बुखार हो रहे हैं और खांसी जुकाम हो रहा है करके। हमने उसको ट्रीटमेंट दिया 3 दिन और इंजेक्शंस भी दिए, एंटीबायोटिक दिए। अभी फिलहाल ठीक है और खून की जांच भी किया, सब नॉर्मल आए। अभी हम 5 दिन दवाई दे के घर भेज रहे हैं, उसके बाद 5 दिन के बाद फिर फॉलोअप करें। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले रामायण और कुरान पर नई सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सरकार ने राज्य के मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है।
प्रदेश के 117 मदरसों में आगामी सत्र से इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं इससे पहले सादाब शम्स ने मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की भी बात कही थी। उनका तर्क है कि ऐसा करने से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ सकेंगे। हालांकि मदरसों में बच्चों को संस्कृति पढ़ाने के फैसले का मुस्लिम मौलानाओं की ओर से जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला था। वहीं अब रामायण के पाठ पर नया बवाल शुरू हो गया है। इन सब के बीच मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। इसके तहत आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा कि राज्य सरकार ने जब मदरसों में श्री राम की कथा पढ़ाने का आदेश दिया है तो फिर सरकारी व निजी स्कूलों में भी कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि अकील अहमद की इस मांग को सत्ता पक्ष ने जायज नहीं माना है। उनका कहना है कि देवभूमि में कुरान पढ़ाने की मांग सही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनाव से पहले राज्य में धार्मिक मुद्दों पर सियासत शुरू हो गई। राम की भक्ति के बीच राज्य में रामायण और कुरान पर नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार ने राज्य के मदरसों में बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों ने भी सरकार से बच्चों को कुरान पढ़ाने की मांग की है। इसके तहत आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा है कि राज्य सरकार ने जब मदरसों में श्री राम की कथा पढ़ाने का आदेश दिया है तो फिर सरकारी व निजी स्कूलों में भी कुरान शरीफ पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, मामला जो है अभी सरकार ने आदेश किया है जो है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। आम इंसान विकास पार्टी इसका विरोध करती है और आज हम प्रेस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, सरकार को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ऐसे जो है आदेशों से सरकार बाज आए, क्योंकि ये सीधा सीधा मुसलमान को टारगेट करने का जो है आदेश है कि मदरसों में कैसे जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिस मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है और दीदी एतबार से जो है तालीम दी जाती है, ऐसे मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाने का मतलब ही नहीं होता जो है। और ठीक है, अगर मुख्यमंत्री को या सरकार को इतना ही है फिक्र है मुसलमानों की जो है, तो फिर कुरान शरीफ भी जो है मैं कहूँगा गुरुकुल में, आरएसएस के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सब में आदेश करे सरकार के जो है कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाए। तब तो हम कहेंगे कि जो है मुख्यमंत्री का आदेश जो है सबके लिए बराबर है। ये तो मुसलमान को टारगेट करने वाला आदेश है। हम इसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे और चाहे हमें जो है विधानसभा घेराव करना पड़े, हमें चाहे इसके लिए जो है राजभवन कूच करना पड़े, आम इंसान विकास पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे श्री राम के किरदार पे आगे बढ़े? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे श्री राम की तरह एक वालिद के एक कौल के ऊपर, पिता के एक वचन के ऊपर राजपाट को लात मार के और आगे बढ़ जाएं कि मैं वनवास के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरे पिता ने एक वचन दिया है। और मैं कह रहा हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो सोच है, ये सोच अपने आप को औरों से अलग करती है, इसलिए मजबूर करती है कि लोग श्री राम को पढ़ें। लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा कि जो भाई जा रहे हैं तो भाई के साथ का मैं कैसे रह दूं, मेरे भैया जा रहे हैं वनवास मैं भी जाऊंगा। सीता जैसी पत्नी कौन नहीं चाहेगा कि पति जा रहे हैं तो पत्नी भी कहेगी मैं भी सुख नहीं भोगूंगी। राजकुमारी होने के बावजूद वो लात मारती है सत्ता को और चली जाती है। क्या औरंगजेब चाहिए? क्या वो औरंगजेब जो अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दे सत्ता को हथियाने के लिए? वो औरंगजेब चाहिए क्या जो दारा शिकोह की गर्दन को काट के कि मेरा बड़ा भाई राजा ना बन जाए, मैं कैसे राजा बनूं और अपने भाई की गर्दन उतार दे? कोई नहीं चाहेगा। हम इसलिए हमने तय किया कि हम अपने मॉडर्न मदरसों में जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे हम खोल रहे हैं, उनके अंदर हम मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के 117 मदरसों में आगामी सत्र से रामायण का पाठ पढ़ाने की सरकार की योजना है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने इससे पहले मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की भी बात कही थी। उनका तर्क है कि ऐसा करने से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। हालांकि मदरसों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के फैसले का मुस्लिम मौलानाओं की ओर से जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। वहीं अब रामायण के पाठ पर नया बवाल शुरू हो गया है।
इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने आकिल अहमद की कुरान पढ़ाने की मांग को नाजायज करार दिया है। वहीं क्षेत्रीय दल ने संविधान के अनुपालन की सरकार से मांग की है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सर्वधर्म समभाव की बात कही है। मैं कह रहा हूँ देवभूमि के अंदर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करे, कोई कुरान पढ़ाने की बात करे, ये जायज कैसे हो सकता है? ये ज्यादा बोलेंगे तो देवभूमि के लोग इनको बाहर खदेड़ कर भेज देंगे। संविधान में ये बात है कि किसी को भी धर्म के आधार पर या उसके आधार पर कोई आप बाध्यता नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की कहीं कोई बात है तो उसको वो बात बहुत गलत है। आप धार्मिक आधार पर किसी को बाध्य नहीं कर सकते पढ़ने के लिए या पूजा करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ये उनकी चॉइस होनी चाहिए, इसलिए उनको स्वेच्छा होनी चाहिए कि वो इसको पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते। और यदि बाध्यता की गई है तो बिल्कुल ये सरकार का गलत काम है, गलत मैं इसको पूर्णतः गलत मानूंगा। और किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई भी पाठ्यक्रम बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा जरूर होनी चाहिए। और मुस्लिम जहाँ तक उनका कहना है वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन अपना अलग कर रहे हैं, उससे मुझे हमें कुछ नहीं कहना। देखिए, मैं पहले भी जैसे मैंने कहा है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमानवाद नहीं होना चाहिए। सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। जबरदस्ती किसी को कोई थोपा नहीं जा सकता। कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी है। सभी वर्गों को साथ लेकर कांग्रेस हमेशा से चलती आई है और सभी धर्मों का सम्मान कांग्रेस ने सदैव किया है और आगे भी करती रहेगी। सर्वधर्म सम्मान की धर्म की बात कांग्रेस करती आई है और आगे भी करती रहेगी। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले रामायण और कुरान पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार मदरसों में रामायण का पाठ और संस्कृत को पढ़ाने के पीछे बच्चों को संस्कृति से जोड़ने का तर्क दे रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय भी कुरान पढ़ाने की सरकार से मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मदरसों में संस्कृत और रामायण के पाठ के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है या फिर असल में संस्कृति को बचाने की कोशिश। सवाल तो ये भी है कि आखिर कितने मौलाना संस्कृत और रामायण का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ।